देखिए, हमें ये ध्यान रखना है कि कुछ भी हम करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई ह्यूमन बीइंग होता है, जिसको लाभ होता है या हानि होती है। और जब हमारी बात होती है कि हम किसी सरकारी पद पे बैठते हैं, तो मुझे लगता है हमें गांधी जी की वो बात याद रखना चाहिए कि हमारे काम का जो टच स्टोन है, जो कसौटी है, वो इस बात की है कि जो जिसके लिए हमारे पास वो फाइल आई है, उसको हम कितना लाभ दे पाते हैं। वो ऐसा व्यक्ति जो मेरे सामने आने के लिए भी अपने आप को शायद योग नहीं पाता है, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। हम जब नर्मदा जी की यात्रा करते हैं, तो हमने फाइल के पीछे जिस व्यक्ति की कल्पना की है, वो यात्रा में हमें साक्षात सामने खड़ा हुआ दिखाई देता है। तो कई बार ये होता है कि हम जब फाइल में उलझे रहते हैं, तो शायद हम भूल जाते हैं कि हम बड़े अच्छे एक ऑफिस में बैठे हैं, इस फाइल के पीछे क्या है, हम उसको बहुत टेक्निकली भी ले लेते हैं कई बार। लेकिन जब हम एक्चुअल एक्सपीरियंस करते हैं किसी यात्रा के माध्यम से, तो हमें लोगों को पता चलता है कि जो छोटे से छोटा व्यक्ति है, उसकी भावनाएं कैसी हैं, उसकी वैल्यूज़ कैसी हैं, उसके इथिक्स कैसे हैं। और हमें लगता है कि जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि शायद हमें कुछ यात्राएं पहले कर लेना चाहिए थी, तो शायद हम उसको और अच्छी तरह समझ पाते। अब सर, बिकॉज यू हैव वर्कड एज अ ब्यूरोक्रेट, सर पूरी ट्रेनिंग होती है, मसूरी भी जाते हैं बच्चे और बहुत कुछ होता है। सर ब्यूरोक्रेसी में एक बहुत इंट्रिंसिक ट्रेनिंग होती है, ऑब्जेक्टिविटी से चीजें देखने की, न्यूट्रलिटी रखने की। हम्म। आपको लगता है सर इस चीज ने आपको स्पिरिचुअलिटी में मदद किया कहीं ना कहीं, या फिर ये चीज आप ऐसी थी जो कि आप तब तक आप अपने अंदर बिठा चुके थे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ट्रेनिंग में कोई ऑब्जेक्टिविटी की बहुत बात होती है। देखो, जो ट्रेनिंग वगैरह जो होती हैं, सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन देती हैं, इथिक्स की भी इन्फॉर्मेशन देती हैं। लेकिन इन्फॉर्मेशन से ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आप उसका पालन करें, सभी लोगों को दी जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि ब्यूरोक्रेसी, हाँ, ब्यूरोक्रेसी से एक बात ज़रूर है कि जो चैलेंजेज आते हैं लाइफ में, वो सामान्य रूप से ज़्यादा आते हैं। ब्यूरोक्रेसी में जब आप आते होते हैं, तो आपको चैलेंजेस डे टू डे आते हैं, कर अलग अलग तरह के आते हैं। और ऐसे चैलेंजेस आते हैं जिनमें कई बार जिनमें आप खुद नहीं जुड़े होते हैं, पर आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो मैं कहूँगा कि जब ऐसे चैलेंजेस आते हैं, तो फिर मैं इससे अलग हूँ और मुझे इसको सॉल्व करना है। जब मैं खुद उसका पार्ट हूँ, तो अलग होना बहुत कठिन होता है। यस। तो ये शायद ट्रेनिंग पॉइंट होता है हमारा, कि हम उन घटनाओं को सॉल्व करें जिसमें हम नहीं हैं, ताकि हमें आदत पड़ सके कि हम उन घटनाओं को भी साक्षी भाव से सॉल्व करें जिसमें हम खुद भी जुड़े हुए हैं। जी। आम आदमी के जीवन में जो भी चैलेंजेज आते हैं, उसमें वो हमेशा खुद पार्ट होता है। एक ठेला चलाने वाला है, उसको कोई चैलेंज आएगा, कोई पुलिस आएगी, कहेगी तुम ठेला यहाँ मत लगाओ, उसके बाद चैलेंज हम दूसरी जगह जाएंगे, हमारी बिक्री नहीं होगी। तो वो कैसे देखेगा इसको साक्षी भाव से? उसके लिए बड़ा कठिन है, क्योंकि वो खुद जुड़ा हुआ है। लेकिन जब मैं कोई प्रशासनिक डिसीजन करता हूँ, मुझे लगता है ये एनक्रोचमेंट, इसको मुझे हटाना है, तो स्वाभाविक है मैं डिसीजन कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसमें खुद नहीं जुड़ा हूँ, मुझे कोई हानि लाभ नहीं हो रहा उसमें। तो मुझे ये लगता है कि ये ऐसा पॉइंट है जिसको हम अपने जीवन में, जो हमारे जीवन में ऐसे चैलेंजेस आने वाले जिसमें हम जुड़े हुए हैं, उनसे भी अपने को अलग करने की ट्रेनिंग इस पार्ट से ले सकते हैं। सर अब इस परिस्थिति में कई बार हम जो है वो सिर्फ कर्म करने की बात नहीं करते, हम विवेकी कर्म करने की भी बात करते हैं। ब्यूरोक्रेसी और ऑफिसर्स के पास सर ये पॉसिबिलिटी होती है करने की, या फिर वो उनके लाइक दैट इज समथिंग जिसको आपको शांत करके काम करना पड़ता है ब्यूरोक्रेसी में कई बार? नहीं, बिल्कुल होती है। होती है। देखिए, हमको पहले तो ब्यूरोक्रेसी में ये देखना चाहिए, नए ऑफिसर्स जो आते हैं, कि जो लॉ में लिखा है, जो सरकार ने पॉलिसी बनाई है, हमें उस पॉलिसी का पालन करना है। उसके अलावा कोई बात नहीं हो सकती। हम उसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, पर पालन तो हमें उसी का करना है। तो और उसके पालन करते समय भी हमें एक जो अधिकतर लोगों का हित है, उसका भी ध्यान रखना है। हम ऐसी मैकेनिकल पॉलिसी भी नहीं कर सकते कि सब जगह हम मार्केट मचा दें। जैसे मान लीजिए एनक्रोचमेंट हटाना है, तो शहर में हजारों जगह एनक्रोचमेंट है, पर ऐसा तो नहीं होता कि एक दिन में हम सबको हटा देंगे। एक दिन का जो मुख्यमंत्री बने थे अनिल कपूर, उस टाइप का तो हम नहीं कर सकते ना। हम कुछ व्यवहारिक चीज़ें देखना पड़ेंगी। तो मुझे लगता है कि सरकारी सेवा में बहुत ज़्यादा विवेक के इस्तेमाल की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो कानून जो होता है, उसकी स्पिरिट क्या है, मैं उस स्पिरिट को लेकर काम करना है। और वो बिटवीन द लाइंस जो होता है ना, उसको ध्यान रखना है। लेकिन उसमें एक बड़ी खतरनाक बात है, अगर हमने केवल उसी को ध्यान रखा और वर्ड्स में जो लिखा है उसको वायलेशन कर लिया, तो फिर जांच तो हमारी होना है ना। तो हमें ये भी ध्यान रखना है
कि वर्ड्स का जो लिखा है उसका वायलेशन ना हो, लेकिन उसके साथ उसकी भावना क्या है उसका भी हम काम कर सकें। तो विवेक का तो बहुत काम है इसमें। कई बार ये जो ग्रीफ होता है, ह्यूमन ग्रीफ, वो नहीं दिख पाता है। देखो, ह्यूमन ग्रीफ को ना दिखाने की तो कोई बात ही नहीं है, उसको देखने की दृष्टि बदलने की बात है। ह्यूमन का जो सुख और दुख है वो तो आता जाता रहेगा ही, उसको आप किस दृष्टि से देखते हो, बस इतनी सी बात है। देखो, जो ये चमत्कार की बात करते हैं ना बाबा लोग कि हम आशीर्वाद दे देंगे तो आप सदा सुखी रहोगे, वेदांत ये नहीं कहता। वेदांत ये कहता है कि अगर संसार में सुख है तो उसका जोड़ा दुख भी होगा, दुख है तो उसका जोड़ा सुख भी होगा, और वो दोनों से परे जाने की बात करता है। परे जाना मतलब हम दोनों को इस दृष्टि से देखें, हाँ ये आ रहा है ये चला जाएगा, ये आ रहा है ये चला जाएगा, सुख भी नहीं रुकेगा और दुख भी नहीं रुकेगा। तो जब अर्जुन बहुत परेशान था तो भगवान ने क्या कहा उससे, उनका तान तितिक्षस्व भारत, तुम इसको सहन करो। भगवान भी ये नहीं कह रहा कि मैं तुम्हारे सुख दुख खत्म कर दूंगा। तो जब ये दृष्टि आपके अंदर आती है तो कठिन परिस्थितियां तो आएंगी, लेकिन उन परिस्थितियों में आप विचलित होना आपका कम हो जाता है, आप उनको देख पाते हैं, उनके साक्षी, जो आपने साक्षी भाव की बात की थी, आप उनको साक्षी रह के देख पाते हैं, वो आपको उतना असर नहीं डालती, बस इतना अंतर आता है। और जब पूर्णता हो जाती है तब फिर वो कुछ भी असर नहीं डालती हैं, लेकिन वो हम लोग तो उस स्थिति में कोई होता नहीं, हम लोग तो अभी जर्नी में है, 5% से 5.5% हो गए। सर जब मंदसौर की हम बात करते हैं, सर न्यूज़ में था लोगों का ग्रीफ अभी तक एसोसिएटेड, और वो ग्रीफ कभी आई डोंट थिंक पूरा हो भी सकता है। जब पब्लिक फेथ हिलता है स्टेट पे से, गोलियां चल रही हैं, उसके 2 दिन बाद सर आप गए और 6 किसानों की मृत्यु हुई थी सर वहाँ। मतलब अब कहते हैं वो ज़मीन तब भी गीली थी सर। तो जब आप ये बात कर रहे हैं कि 5%, 5.5%, धीरे धीरे करके, सर जब आप मंदसौर में गए थे, और जितना मैं समझ पा रही हूँ सर, एक शायद एक स्थिर प्रक्रिया तो ज़रूर होगी, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेसी दे देता है। सर आपने अपने अंदर जब वो सिनारियो देखा था, उन लोगों को देखा था, स्थिर प्रज्ञता थी या ऑलमोस्ट एक सुन्न हो जाना था? क्या क्या थी वो उस वक्त? देखिए, जब वहाँ पे किसान आंदोलन में गोलीकांड हुआ, 6 लोगों की डेथ हो गई, तो मुझे वहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना के तुरंत भेजा। उसके बाद तो स्थिति काफ़ी ख़राब थी, लोग बड़े आक्रोशित थे, सारा शहर बंद था, जगह जगह जली हुई गाड़ियाँ पड़ी थी, इस तरह की बहुत सारी जो कानून व्यवस्था की स्थिति वो होती है। अब आपका प्रश्न बड़ा दिलचस्प है कि आप स्थित प्रज्ञता थी या दूसरा आपने क्या बोला कि लगभग एक सुन्न हो जाना, सुन्नपन। देखो क्या होता है, एक प्रशासक के रूप में हमारा कर्तव्य क्या था उस समय, हमारा कर्तव्य ये था कि मैं ज़्यादा इसमें परेशान ना रहूं। अगर मैं बहुत ज़्यादा विचलित हो जाऊंगा इसको देख के तो फिर मैं कोई डिसीजन नहीं कर पाऊंगा जो हमें यहाँ आवश्यक है अभी शांति बनाने के लिए, प्रशासन चलाने के लिए। तो हमें अपने अंदर शांति रखना है। पर स्थित प्रज्ञता की जो बात है वो मुझे ऐसा लगता है जब व्यक्तिगत कोई चीज़ होती है और उसमें जब हम अपने मन की समता को बनाए रखते हैं तो स्थित प्रज्ञता है। पर यहाँ क्या था, यहाँ स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल थी। तो मेरी जो स्थिति थी वो एक प्रशासक के कर्तव्य को पूरा करने वाली थी, जिसमें हमें शांत चित्त से होकर विचार करना था। सो एक प्रशासक के रूप में शांत रह के, गंभीर रह के डिसीजन करना और एक ऐसी स्थिति में अपने मन को संतुलित रखना जो आपसे सीधे सीधे कनेक्ट हो, दोनों में थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर है। तो यहाँ स्थिति वो थी कि हम प्रशासक के रूप में हम उन भावनाओं में ना बहें बल्कि स्थिति को देखते हुए निर्णय करें। जैसे कई बार हम कहते हैं, डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर साहब ऐसा ऑपरेशन करना है जैसे घर के आदमी का कर रहे हो। बड़ा गलत है, क्योंकि डॉक्टर घर के आदमी का ऑपरेशन करेगा तो उसका हाथ हिल जाएगा, वो कभी नहीं कर पाएगा। तो उसको डॉक्टर के रूप में, उसको पेशेंट के रूप में होता है, उसके सामने कोई रिश्तेदार के रूप में नहीं होता। इसलिए कोई डॉक्टर जितना मैं जानता हूँ अपने बेटे का ऑपरेशन नहीं करेगा, अपने पत्नी का ऑपरेशन नहीं करेगा, उसको किसी दूसरे डॉक्टर को देगा क्योंकि उससे जुड़ा हुआ है वो। सो दूसरा डॉक्टर उसको कर्तव्य समझ के करेगा तो वो उसमें हिलेगा नहीं। तो स्थित प्रज्ञा अगर डॉक्टर सही होगा तो वो कर सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति हर किसी की नहीं होती। तो दोनों चीज़ों में अंतर समझें, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए स्थिर रहना, और ऐसी सिचुएशन में जो आपसे सीधे सीधी जुड़ी हुई उसमें भी समत्व में रहना, दोनों अलग अलग हैं। तो हमारा वहाँ प्रशासक के रूप में रोल था और हमने उस तरह से उसको किया।
सर हम जो अभी बात कर रहे हैं सर, कई बार सिनेमा में जब ऐसी सिचुएशन में कहीं कोई कलेक्टर जाता है तो एक दृश्य दिखाते हैं कि एक गाड़ी आती है, वो उससे उतर रहा है, धूल उड़ रही है, वो यू नो दैट पर्टिकुलर सीन है। हाँ। सर अगर मैं रियल लाइफ की बात करूं, रियल लाइफ के चित्रण की अगर मैं बात करूं, तो कैसा होता है? हाँ, आप बिल्कुल, आपने अच्छा क्वेश्चन उठाया। जैसे मैं वहाँ की बात करूँगा, मंदसौर की। जब हम गए तो 6 घरों में लोग मारे जा चुके थे और लोगों की खूब भीड़ थी। अब हमारे पास भी ये था और लोगों को बड़ा विरोध था सरकार के प्रति। तो एक ये था कि हम भी पूरा फौज लेके अपने साथ जाते, 25-50 मेरे साथ सिपाही होते। पर मैं और मेरे एसपी थे उस समय, मनोज कुमार सिंह। तो हम दोनों ने ये तय किया कि हम लोग गाँव के बाहर अपनी गाड़ी को खड़ी करके हम लोग पैदल गए। 4-5 लोगों को बुला लिया और हम लोग उनके साथ पैदल गए, अंदर गए, लोगों के साथ बैठे, उनके साथ बात की। क्या होता है जब पब्लिक को ऐसा लगता है अरे ये अधिकारी भी पैदल आ रहा है, तो उसको अपने साथ एक अफेक्शन वो होता है, हमारे ही ग्राउंड लेवल पे आके हमसे बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग इस तरीके की परिस्थिति में कितनी पॉसिबल होती है, कितनी पॉसिबल नहीं होती है, और मेरा स्टेट से एक सॉर्ट ऑफ एक इमोशन एक्सपेक्ट करना भी, क्या वो भी गलत होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर इमोशन स्टेट में नहीं होगा तो जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स है वो कैसे चलाई जाएंगी? आखिर जो मुख्यमंत्री बैठा है, जो टॉप पे बैठा है, उसके मन में कुछ तो बात है, तब तो वो स्कीम्स चला रहा है। सो कोई भी राज्य इमोशनलेस नहीं हो सकता। लेकिन इमोशन होना और कानून का पालन करना दो अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग बातें हैं, लेकिन दोनों के बीच में संतुलन बना के राज्य को चलना पड़ेगा। राज्य पूरी तरह इमोशन वाला भी नहीं हो सकता और राज्य पूरी तरह से इमोशन लेस भी नहीं हो सकता। दूसरा, जो ब्यूरोक्रेट्स के डिसीजन की जहाँ तक बात है, हम लोग अल्पकालिक डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन अगर किसी डिसीजन को सस्टेनेबिलिटी चाहिए तो वो सरकार का ही डिसीजन हो सकता है। जैसे कई बार ब्यूरोक्रेट्स कई ज़िलों में जाते हैं, अपने हिसाब से कोई स्कीम चलाते हैं, लेकिन जैसे वो इस ज़िले से जाएंगे तो वो स्कीम बंद हो जाएगी। लेकिन जब शासन कभी स्कीम को चलाएगा, पूरा एक सिस्टमेटिक चलाएगा, तो फिर वो चलती रहेगी। तो ब्यूरोक्रेट्स फ़र्क डाल सकते हैं उस स्कीम के एग्जीक्यूशन के ऊपर और कुछ छोटी छोटी घटनाओं पर जो एक स्थायी असर होता है वो तो गवर्नमेंट की स्कीम होना चाहिए उसके लिए। हम जब गांधी जी की बात कर रहे थे, हम इनिशियली गांधी जी के बारे में बात कर रहे थे सर सत्याग्रह का जहाँ तक मैंने पढ़ा है, वन ऑफ द मेन कॉन्सेप्ट्स इज कि द सॉवरेन कैन नॉट डू इट। जब गांधी जी ने सत्याग्रह किया था तब उनके पास कोई भी सर राजपाट गद्दी कुछ नहीं थी। ये सर कॉमन थॉट है। सर जब हम मध्य प्रदेश के सिनारियों की बात कर रहे हैं, एक पूरा जो, क्योंकि आपने सर डीपीआर में भी काम किया है, आप उस वक्त नहीं थे पर क्योंकि आप ने काम किया हुआ है सर पूरा एक पब्लिक के लिए एक नैरेटिव हुआ कि पहले इट मूव फ्रॉम स्टेट का डिफेंस था, स्टेट डिफेंस की बात हुई थी। फिर जब आपने अभी बोला कि अगर मॉब है तो वो प्रोटेक्शन की बात आ जाती है, स्टेट एक तरीके से खुद को डिफेंड भी कर रहा है। फिर उसके बाद शिवराज सिंह चौहान जी ने भी जो है हड़ताल पे गए, 1-1 करोड़ रुपए रिलीफ दिया, उनके घरों में गए जी, रिलीफ भी दिया और वो हड़ताल पे भी गए वो। अब जब वो इस तरह की हम बात करते हैं तो सर उस वक्त एक सॉवरेन स्टेट ही जब हड़ताल पे जा रहे हैं, पॉलिटिकल थ्योरी की बात कर रही हूँ यहाँ पे, क्या ये सत्याग्रह के कॉन्सेप्ट के साथ है या नहीं है? स्टेट इंडिविजुअल नहीं है, मुख्यमंत्री स्टेट नहीं है, प्रधानमंत्री भी स्टेट नहीं है। स्टेट तो एक राज्य, हमारा राज्य क्या है वो पूरा जो है, जैसे भारत सरकार या मध्य प्रदेश सरकार, तो मध्य प्रदेश सरकार कोई एक व्यक्ति नहीं है जी। तो एक व्यक्ति जो है उसका इंडिविजुअल पॉलिटिकल कैरियर भी है, वो नहीं रहेगा तो उसके दूसरा आ जाएगा, तो वो कर सकता है अपनी आत्मशुद्धि की लोकबास करे या अपने आप को अच्छा दिखाने। तो इसमें स्टेट नहीं है, ये स्टेट चीज़ अलग है जी। हाँ, भारत सरकार दिखती नहीं है। हम ना प्रधानमंत्री को भारत सरकार कह सकते हैं, ना राष्ट्रपति को कह सकते हैं, पर सब कुछ मिला के भारत सरकार है जी, जिसमें हर व्यक्ति का अपना अपना पार्ट है जी, जो अदा कर रहा है। सर वो कलम की जो ताकत है वो सिग्नेचर कौन कर रहा है? वो हाथ कर रहा है, पेन कर रहा है, संविधान कर रहा है, आप खुद ओपी श्रीवास्तव कर रहे थे, वो सिग्नेचर क्या है? वो उस सिग्नेचर का अगर मैं कर्म की तरह देखूं तो सिग्नेचर कौन कर रहा है? अब इसका सीधा सा अर्थ होगा कि मेरा अहंकार सिग्नेचर कर रहा है क्योंकि मैं तो अकर्ता हूँ जी। और फिर आपने जो अहंकार और अहम में जो फर्क बताया था सर। हाँ, लेकिन अहंकार हमेशा बुरा थोड़ी है। जब तक मैं जिस पद पे हूँ,
अगर मैं अधिकार मुझे मिला हूँ, मैं अधिकारी हूँ, अधिकारी होना मेरा अहंकार है, लेकिन उस अहंकार का उपयोग करके ही तो मैं अधिकारी का काम करूँगा। चेहरा देखने वाली बात होती है। फाइल में चेहरा देखना एक भावना की बात है कि मेरे जी। सामने एक फाइल आई और मैंने सोचा कि इसके पीछे कौन है, उसका कैसे भला होगा। तो जैसे हम लोगों ने कहा कि भावनाएं भी होना चाहिए, है ना, लेकिन भावनाओं के साथ कानून भी दिखना चाहिए उसके पहले। सही बात। केवल चेहरा ही नहीं दिखना चाहिए, कानून भी दिखना चाहिए। अब एक जज किसी को फांसी देता है तो उसको अगर उसका परिवार दिखने लगे, अपराधी का चेहरा, तो फिर तो वो कभी डिसीजन ना कर सर पाए। मुझे ऐसा लगता है कि ब्यूरोक्रेसी करुणा की कहानी, और करुणा में कंपैशन है, पिटी नहीं है। ब्यूरोक्रेसी करुणा की, ब्यूरोक्रेसी जो है वो करुणा की कहानी है, और करुणा में सर कंपैशन दिखता है मुझे, पिटी नहीं दिखती है। एम्पैथी दिखती है, पिटी नहीं दिखती है सर। हाँ बिल्कुल सही है। करुणा में ही होना चाहिए इंसान को। हाँ, पिटी होने का मतलब तो फिर ये हो गया कि हम, कोई हमारा जोश नहीं है, कोई हमारी ताकत नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता।